Hello, Namaskar, good morning. This is Shipra Chaudhary. I have cleared this year's UPSC Civil Services exam of 2022 with All India rank of 544, and this was my third attempt. I would like to thank UPSC Time India for giving me this opportunity to interact with aspirants to solve their doubts and also discuss some general questions that could be of help to the aspirant community. So thank you UPSC Time India. हम इस लाइव सेशन के दौरान इस तरीके से मूव करेंगे आगे कि आई विल डिस्कस सम जनरल क्वेश्चंस जो मुझे भी थे वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, एंड उन जनरल क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद व्हेन आई आंसर देम, उसके बाद अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो छूट जाते हैं तो वो आप मुझे कमेंट करके भेजेगा. आई विल आंसर देम लास्ट में. आई विल डेफिनेटली आंसर देम. ओके, सो एक लिस्ट मैंने बनाई है. सो आप उसके हिसाब से अपना क्वेश्चंस मॉडिफाई कर सकते हैं एंड देख सकते हैं अगर आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं तो. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी सेड दैट दिस इज़ माई थर्ड अटेम्प्ट. पहले 2 अटेम्प्ट्स में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई वॉज लेफ्ट आउट बाई 0.70 मार्क्स, and in my second attempt I was left out by 2.07 marks. तो आप देख सकते हैं काफ़ी छोटे मार्जिन के वजह से काफ़ी बड़ा डिफरेंस पड़ जाता है इस एग्जामिनेशन में, जिसके वजह से हर एक स्टेज को इंक्लूडिंग प्रीलिम्स, ऑल्दो इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, काफ़ी एम्फोसाइज करना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट कि हम सिर्फ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स को छोड़ दे रहे हैं. ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए. इट कैन कॉस्ट यू हैवी. ओके, मुझे एक क्वेश्चन आया है, स्टार्ट कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन है. ओके, मैं इस पे भी आऊँगी सुजीत कुमार जी. पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बता देती हूँ. फिर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और इसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ एंड आई गॉट दिस रैंक. जब हम स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ जाएं, क्योंकि इतना सारा मटेरियल आजकल अवेलेबल हो गया है. 2017-18 से पहले मटेरियल नहीं हुआ करता था, तो इसी की वजह से एस्पिरेंट्स वर नॉट एबल टू प्रिपेयर. अब कन्फ्यूजन ये है कि इतना सारा मटेरियल है तो हम कैसे इसको प्रिपेयर करें. तो स्टे सिंपल, स्टिक टू द बेसिक्स, ये मेरा फॉर्मूला रहा है एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी. आपको क्या करना है, आपकी NCERTs लेनी है. अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से नहीं है तो आप 6th या 7th क्लास की NCERT से स्टार्ट करें, 7th से 12th तक की NCERTs. उन सारे सब्जेक्ट्स में जिनमें आपको कन्फ्यूजन नॉर्मली रहता है या फिर आपको लगता है कि ब्रशअप करने की ज़रूरत है, तो आप वो सारी NCERTs लीजिए एंड गिव देम अ गुड रीडिंग. आप 1 से 2 बार उसको रीड कीजिए. आई एम वेरी श्योर वो 2 मंथ्स में कवर हो जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स लगेंगे. और इस तरीके से आपके बेसिक्स ऑफ ऑल ह्यूमैनिटीज़, ऑफ ऑल सोशल साइंसेस वो हो जाएगा. बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे साइंस हो गए, SNT हो गए, इन्वायरमेंट हो गया, वो आप छोड़ सकते हैं. ठीक है, उसके लिए बहुत ही बेसिक मिनिमल रीडिंग की ज़रूरत होती है, जो आप एडवांस्ड बुक से, स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हैं. तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर ऑल द 3 स्टेजेस अक्रॉस. ठीक है, NCERTs के साथ में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो काफ़ी इसमें आपको हेल्प हो जाएगा. तो न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं आप. यूजुअली जो बोला जाता है वो ये है कि आप द हिंदू पढ़िए या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए. मैंने दोनों अपने स्टेज में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, तो मुझे लगता है आप दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर को रेगुलरली फॉलो करते हैं एंड यू रीड इट फॉर 2.5 hours और 3 hours इनिशियली, तो आपका जो बेसिक्स है करंट अफेयर्स का या जनरल नॉलेज का ऑफ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड यू, ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा. देयर विल बी नो डाउट. और एक और जो चीज़ है जो मेरे साथ होती थी कि न्यूज़पेपर जब हमारा बेसिक्स ही क्लियर नहीं हुआ है, हमने स्टैंडर्ड बुक्स रीड नहीं की है, तो हमें ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में कि कैसा प्रोसीजर फॉलो होता है और अब क्या हो रहा है, तो वो समझ में नहीं आता है. तो लीव इट एज इट इज़. आपको जितना समझ में आ रहा है आप उसका नोट्स बना लीजिए एंड उसको देखते रहिए कि कैसे है. एज यू मूव फॉरवर्ड अपने GS के प्रिपरेशन में, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो,
तो ये सारी चीज़ें जुड़ती जाएंगी, इट विल फॉर्म अ लिंक, इट विल फॉर्म अ नेटवर्क, जिससे आपको आगे के करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ऑलरेडी आपके पास में एक बैकग्राउंड होगा ऑफ लिमिटेड करंट अफेयर्स जो आपको समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन मूव फॉरवर्ड। और आप स्टार्ट एनसीईआरटी, आई एम सॉरी, एनसीईआरटी कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़े। आप सारी जो सोशल साइंसेस की एनसीईआरटीज़ हैं उनको पढ़ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की हो गई, 6 से 7th क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं, हिस्ट्री की आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस की आप, अगर आपको ज़्यादा नहीं 6 से ज़रूरत नहीं लग रही है, तो आप 11th स्टैंडर्ड की एक एनसीईआरटी है विच इज़ द बेस्ट, जो आप प्रीलिम्स के पहले भी एक बार तुरंत रिवाइज करने के पैटर्न से अच्छा है, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। तो आप पॉलिटिकल साइंस के लिए वो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए ऑल यू हैव इज़ एनसीईआरटीज़। तो 11th एंड 12th ग्रेड के जो भी एनसीईआरटीज़ हैं, आई बिलीव देर आर 3 से 4 एनसीईआरटीज़ मिला के होती हैं, 11th की 2 हैं और 12th की 2 हैं, तो वो आप एनसीईआरटीज़ कीजिए। बाकी मुझे लगता है कुछ लोग सोशियोलॉजी के लिए भी मतलब सोसाइटी वाले पार्ट के लिए जीएस पेपर 1 में जो है उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन अगर किसी को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम है और उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक नया पर्सपेक्टिव आपके पास में आएगा, तो आप वो भी पढ़िए। इट वुड बी डेफिनेटली हेल्पफुल। दृष्टि आईएएस एनसीईआरटी बुक्स, आई एम नॉट अवेयर अगर उनका एक समरी आता है तो, बट आई थिंक अगर आप नॉर्मली अपनी एनसीईआरटी बुक्स विदाउट एनी समरी पढ़ें तो दैट वुड बी बेटर, वो इजीली अवेलेबल भी होगी। मैम आपकी रैंक कितनी है? माई रैंक इज़ 544। मैम प्लान बी होना चाहिए क्या मैम? मुझे लगता है कि दिस विल डिपेंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आपको लगता है कि आपके पास में प्रोफेशनल डिग्री है आपके हाथ में, लेट इट बी इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंसेज और समथिंग, देन यू हैव एन ऑप्शन टू रिलाई अपॉन, टू बैक ऑन, ठीक है। तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इधर उधर दूसरी जॉब ढूंढे, आरबीआई की या एसएससी की तैयारी करें, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपके पास में प्लेन डिग्री है एंड यू आर नॉट वर्किंग एनीवेयर, यू डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो कुछ समय के बाद आप सोच सकते हैं कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि कोई एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट यू शुड नेवर साइडलाइन यूपीएससी। अगर यूपीएससी का आपने ड्रीम देखा है तो उस पर आप लग जाइए। आप एक प्लान बी ज़रूर रख सकते हैं सो दैट यू आर सेफ, बट दैट डज नॉट मीन गिविंग अप ऑन योर ड्रीम ऑफ यूपीएससी, ठीक है। योर ऑप्शनल, सचिन जी, माई ऑप्शनल वॉज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी वॉज माई ऑप्शनल। हाउ टू रीड अ बुक, अच्छा, तो आप बुक को बहुत ही नॉर्मल सिंपल तरीके से जैसे हम करते आए हैं वैसे ही कीजिए। कोई भी आप एक चैप्टर उठाइए, या पहले डिसाइड कीजिए कि आपको, एक रात पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। उन टॉपिक का कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, क्या रेलेवेंस है, जीएस पेपर 1 में आता है, पेपर 2 में आता है, पेपर 3 में, पेपर 4 में, इस हिसाब से सिर्फ एक बुक को पढ़ मत लीजिए। बस ये भी देखिए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या रेलेवेंस है, क्या वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, मेंस में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनको एक बार गो थ्रू कीजिए, गो थ्रू द सिलेबस एंड देन मूव ऑन टू द बुक जिसमें वो कंटेंट दिया हुआ है या वो टॉपिक कवर्ड है, और फिर आप प्रिपेयर कीजिए, आप उसको रीड कीजिए, गिव इट 1 रीडिंग। यूजुअली जो मैंने सुना है यूपीएससी कम्युनिटी में भी वो ऐसा है कि यू हैव टू रीड द बुक एटलीस्ट थ्राइस, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हैज़ टू बी रिलैक्स्ड रीडिंग, जिसमें आप सिर्फ एक बुक लेके बैठ रहे हैं। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट आप रीड किए जा रहे हैं, थोड़ा रीड कर रहे हैं टू गेट सम आइडिया अबाउट द टॉपिक। 40%, 50% जितना भी आपको समझ में आ रहा है आप वो कीजिए। सेकेंड रीडिंग में इज़ व्हेन यू टेक अ पेंसिल, और पेंसिल से आप वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी आफ्टर सेकेंड रीडिंग जो शायद आपको फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ में आई थी। तो यू हैव टू हाईलाइट इट एंड आप उसको ढूंढिए कि क्या मुझे चीज़ समझ में नहीं आई है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ सम अदर रेफरेंस बुक, तो आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए। एंड थर्ड रीडिंग में इज़ व्हेन एवरीथिंग शुड बी अंडर योर होल्ड, तो आप हाईलाइटर लीजिए। एंड मैं ऐसे करती थी, आई यूज्ड टू हैव 2 हाईलाइटर्स यूजुअली फॉर एवरी रीडिंग।
एक हाइलाइटर वर्ड्स फॉर प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा फैक्चुअल है। इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि दिस कैन कम, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये किसी ना किसी तरीके से यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछेगा, तो उसके लिए एक हाईलाइटर होता था। और मेंस के लिए ऐसे होता था कि मेंस में दिस इज़ क्वाइट कंसेप्चुअल, दिस इज़ क्वाइट इन डेप्थ, ये हमको एक नया एनालिसिस या पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए दूसरा हाईलाइटर होता था। तो आई थिंक 3 रीडिंग्स में यूजुअली 95% चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं। बार बार आप रीड कीजिए, तो आई थिंक यू विल बी एबल टू गेट अ गुड होल्ड ऑफ इट। अनिकेत जी ने पूछा है, मैम मॉक में कम मार्क्स मिल रहे हैं तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा? अनिकेत जी, पहले तो यू शुड नॉट बी सैडेंड कि कम मार्क्स मिल रहे हैं, इंक्रीज योर मार्क्स। तो आप क्या कीजिए कि आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं प्रीलिम्स के लिए, मैं मानती हूँ कि प्रीलिम्स में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और उसमें आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप देखिए कि आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर समझिए आपका गलत हो रहा है, तो उसमें सारे ऑप्शंस को देखिए, सारे ऑप्शंस के जैसे यूजुअली हम मॉक टेस्ट देते हैं तो पीछे उसमें आंसर की होता है, दे डू नॉट जस्ट गिव यू द आंसर की कि फर्स्ट का सी है, आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी आएगा, आप उसका एक्सप्लेनेशन रीड कीजिए। एंड अगर उस टॉपिक से या उस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे मैं जब सॉल्व करती थी तो मेरे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस काफ़ी रॉन्ग होते थे, तो मैं क्या करती थी, उस टॉपिक का स्पेसिफिकली टेस्ट देती थी ताकि उस सब्जेक्ट में आई कुड गेट अ गुड ग्रास्प ओवर इट। तो आप ऐसा कीजिए, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में अगर आपकी ज़्यादा गलती हो रही है तो उनके टेस्ट बार बार दीजिए, एंड नॉट जस्ट गिविंग टेस्ट बट ऑल्सो सी द सोल्यूशन विच इज़ बीइंग गिवन, और फिर आप सॉल्व करते जाइए। सी द डोंट जस्ट सी द राइट ऑप्शन, ठीक है, जब आप चेक कर रहे हैं सी द ऑप्शंस जो बाकी हैं जो गलत हैं एक्चुअल में, और उनका क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सो दैट कैन हेल्प यू इन क्रिएटिंग लिंक्स कि अच्छा इसका दिस इज़ रिलेटेड टू दिस, दिस इज़ रिलेटेड टू दैट, तो वो इस तरीके से आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आपने कौन सी कोचिंग ली है? आपने कौन सी कोचिंग ली है क्या? तो मैंने कोचिंग की है, मैंने वाजीराम में कोचिंग की थी कुछ टाइम के लिए, दिस वाज इन 2020। मैं कुछ महीनों के लिए वहाँ पे थी, बट देन कोविड केम इन एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन आई हैड टू कम बैक होम। फिर मेरी सेल्फ स्टडी रही है। मैंने कोचिंग से फिर कुछ मदद इस तरीके से ली है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ काफ़ी सारे लगाए हैं, चाहे वो मेरे ऑप्शनल के हों या फिर मेरे प्रीलिम्स या मेंस के लिए हों, तो उनके लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई है, बट बाकी फिर और जीएस का कोचिंग मैंने नहीं लिया है कहीं से। स्टैंडर्ड बुक्स, सुजीत जी ने पूछा है स्टैंडर्ड बुक्स क्या है? स्टैंडर्ड बुक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं डिस्कस कर लेती हूँ बुक लिस्ट बिफोर मूविंग ऑन टू स्ट्रैटेजी। हालांकि बुक लिस्ट मोर और लेस हर जगह सेम ही होती है जो बताते हैं, बट मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ सो दैट यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि वेदर यू हैव टू गो विद दिस और समथिंग एल्स विल सूट यू। अगेन मैं ये बोलूँगी कि ये बुक लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, सबके लिए अलग अलग बुक्स हेल्प करेंगी। जैसे मेरा साइंस का बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे ह्यूमैनिटीज़ में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने एनसीईआरटी बुक्स भी रीड की हैं। तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा, आप अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई कीजिएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड विद एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 11th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और फिर डायरेक्टली जब मुझे बेसिक समझ में आ गए थे कि क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या डीपीएसपीज होते हैं, ये सब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी थी, देन आई मूव्ड ऑन टू लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत। ये पॉलिटिकल साइंस के लिए हो गया। फिर हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आई रेड स्पेक्ट्रम। उससे पहले मैंने 12th क्लास की एक एनसीईआरटी है बाय बिपिन चंद्रा, वो रीड की थी। आई रेड इट थ्राइस और 4 times। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी से और ग्राउंड पॉइंट से चीज़ें समझने के लिए वो एनसीईआरटी अच्छी है, तो पहले आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने फिर एक और बिपिन चंद्रा सर की बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसका भी बहुत ब्रीफ रीडिंग किया था, बट मुझे नहीं लगा, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, बट मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उसमें जाना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू हैव लिमिटेड टाइम। तो यू कैन स्टार्ट विद 12th क्लास एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा, एंड देन स्पेक्ट्रम आई बिलीव इज़ वर्सेटाइल बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और उसमें काफ़ी अच्छी बात यह है कि हर एक चैप्टर के पीछे उसका खुद का एक समरी दिया होता है,
थ्रू विच यू कैन ऐड ऑन थोड़ा, अगर आपको लग रहा है कि थोड़े नोट्स आप ऐड कर सकते हैं तो दैट विल हेल्प यू इन रिविजन एज वेल। ओके, ज्योग्राफी के लिए वही एनसीईआरटीज है, मुझे नहीं लगता है कि उसके लिए कोई और स्टैंडर्ड बुक लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग जीसी लियो प्रेफर करते हैं, मैंने जीसी लियो नहीं पढ़ी थी, मैंने सिर्फ 11th और 12th क्लास की जो 4 एनसीईआरटीज हैं उनको थरली किया था। और जैसे मैंने बताया कि मैंने वाजीराम से कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे येलो बुक्स अवेलेबल होते हैं, पॉपुलरली उनको येलो बुक्स कहा जाता है, उनका जो मटेरियल होता है। तो उसमें से मैंने ज्योग्राफी के थोड़े पार्ट्स कवर किए थे जो एनसीईआरटीज़ में उतना डिटेल्ड नहीं है, बट क्वेश्चन पेपर में हमको क्वेश्चंस उन टॉपिक से दिखते हैं। फिर एनवायरनमेंट के लिए मेरा बैकग्राउंड एनवायरमेंटल साइंसेस का ही है, मेरा ग्रेजुएशन उसमें हुआ है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी शंकर आईएएस की। एंड आई हैड वैशाली मैम्स नोट्स, वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और कुछ लोगों को अगर लगे कि बेसिक से जाना है तो शंकर आईएएस इज़ अ गुड बुक। अदरवाइज आई हैव गॉन थ्रू द बुक, इवन दो आई हैव नॉट रेड इट, बट आई हैव गॉन थ्रू इट एंड इट इज़ अ वेरी गुड बुक। अगर आपको बेसिक से समझना है कि कितने नेशनल पार्क्स है, कहाँ पे क्या लोकेटेड है, सब कुछ समझना है, सो देन इट इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर दैट पर्पज। एंशेंट एंड मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर, एंशेंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर इज़ वन पोर्शन जो मुझे लगता था कि मैं काफ़ी भटकी हूँ उसके लिए। आई स्टार्टेड विथ स्टैंडर्ड 11th एनसीईआरटी, आई गेस इट इज़ 11th क्लास ओनली, ग्रीन कवर की एक बुक है, तो उससे मैंने स्टार्ट किया था। इट इज़ क्वाइट बल्कि, वो ऐसा लगता है कि उसमें थोड़े कम पेजेस हैं, बट वो काफ़ी बल्कि है इन इन्फॉर्मेशन, सो आई स्टार्टेड विथ इट। आई कुड नॉट कम्प्लीट इट, वो इसके वजह से, बिकॉज इवन दो आई यूज टू गो फॉरवर्ड देयर वॉज नॉट मच रिटेंशन की क्या हुआ है। फिर मैंने 11th क्लास की एनसीईआरटी जो है तमिलनाडु बोर्ड की, दैट आई रिफर्ड एंड दैट इज़ अगेन वेरी वर्सेटाइल। प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए भी हमको इस पोर्शन से, स्पेशली एंशेंट एंड मेडिवल से लिए काफ़ी फैक्ट्स चाहिए होते हैं जो उस बुक में काफ़ी अच्छे से कवर्ड है। सो यू कैन गो थ्रू द 11th क्लास तमिलनाडु बोर्ड बुक फॉर एंशेंट एंड मेडिवल। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए मैं बता रही हूँ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, उनके टॉपिक्स आप ढूंढिए जो ऑफन रिपीटेड हैं, और उन टॉपिक्स को जाके आप नितिन सिंघानिया से कवर कीजिए, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या फिर कोई एक एरा हो, जैसे गुप्ता एरा पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, अशोका से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आप इन डेप्थ भी करेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आपको प्रायोरिटाइज करना है। यू डू नॉट हैव टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम नितिन सिंघानिया, आई डोंट थिंक देर इज़ नीड, स्पेशली अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए, तो उस चीज़ के लिए ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक कवर कीजिएगा, टॉपिक्स कवर कीजिएगा। और मेंस के लिए भी वही है, मेंस में देर आर सिलेक्टेड टॉपिक्स या ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आर्किटेक्चर हो गया, गुप्ता एरा हो गया, न्यूमिस्मैटिक्स का एक क्वेश्चन आया था कुछ साल पहले, एंड ऐसे ही गुप्ता पीरियड से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को आप ढूंढिए, गंधारा आर्ट से आते हैं, तो आप ऐसे टॉपिक्स को ढूंढिए। एंड देन अगर आपने नितिन सिंघानिया के नोट्स बनाए हैं ड्यूरिंग प्रीलिम्स, यू कैन फॉलो द सेम नोट्स। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, मुझे काफ़ी एक अच्छा मटेरियल मिला था विजन आईएएस का, वैल्यू एडेड मटेरियल फॉर आर्ट एंड कल्चर, उसको आप फॉलो कीजिए। अगेन यू डू नॉट हैव टू डू इट 100%, हालांकि वो काफ़ी पतली बुक है, एंड जब तक आप मेंस तक पहुंचते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर डेवलप्स इन अ वेरी गुड मैनर। तो उस बुक को आपको पूरी कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा जो मैंने जैसे बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के आप ले लीजिए, एंड उन्हीं टॉपिक्स को बार बार देखते रहिए। जैसे रिलीजन वाला पार्ट है वो ज़्यादा नहीं आता है, तो यू डू नॉट हैव टू कवर इट, ठीक है, बट आर्किटेक्चर वाला पार्ट है वो बहुत आता है, तो आप उसको कवर कर लीजिए। इस तरीके से यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन आर्ट एंड कल्चर। और एनसीईआरटी भी फाइन आर्ट्स की एक एनसीईआरटी है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने कवर किए। इकोनॉमी बाकी है, इकोनॉमी के लिए अगेन येलो बुक मैंने रेफ़र किया था, एंड जो मेरे क्लास नोट्स थे, मोर देन येलो बुक्स, आई थिंक जो मेरे क्लास नोट्स थे दे वर क्वाइट हेल्पफुल। श्याम सुंदर सर का काफ़ी अच्छा मटेरियल था ऑन मनी एंड बैंकिंग, जो कि एक बहुत बल्क पार्ट फॉर्म करता है ऑफ प्रीलिम्स। तो इस तरीके से मैंने इकोनॉमी के लिए, मानिए मैंने कोई दूसरी रेफरेंस बुक ली ही नहीं थी। आई जस्ट रिलाइड ऑन माई क्लास नोट्स एंड आई मेड माई ओन नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स, एंड जो चीज़ें जो नहीं समझ में आती थी न्यूज़पेपर में, आई यूज़ टू गूगल इट एंड आई यूज़ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, तो उससे वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती थी।
एंड ड्यूरिंग प्रीलिम्स भी जब हम पीटी पढ़ते हैं, चाहे हम कोई भी इंस्टीट्यूट का लें, मोस्टली लोग विजन का या इनसाइट्स का प्रेफर करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होता है जो आपको मेंस के टाइम पे भी हेल्प करता है। तो इकोनॉमी के लिए मैं मानती हूँ कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफ़ी ज़रूरी है। वंस यू हैव बिल्ट अपॉन इट, उसके बाद आप प्रीलिम्स में आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा के सॉल्व कर सकते हैं। प्रीलिम्स में इकोनॉमी का पोर्शन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बारिंग 1 और 2 क्वेश्चंस विच आर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कह सकते, बट विच आर आउट ऑफ द कॉमन होल्ड, ठीक है। और मेंस में तो एवरीथिंग इज़ व्हाट यू एक्सपेक्ट इन इकोनॉमी। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी या कोई और चीज़ को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। एथिक्स रह गया है। एथिक्स के लिए आपको क्या करना है कि आप मैंने 20 to 30 पेजेस के नोट्स बनाए थे अपने खुद के। आई गूगल्ड एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट एंड आई मेड सम शॉर्ट नोट्स ऑफ 30 पेजेस, अराउंड 30 पेजेस पूरे सिलेबस का। और उसमें मैंने शॉर्ट एग्जाम्पल्स भी लिख लिए थे, एग्जाम्पल्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। लाइक एक वेबसाइट है द बेटर इंडिया करके, तो उसमें काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक एग्जाम्पल्स मिलते हैं ऑफ ब्यूरोक्रेट्स एंड इवन अदरवाइज, जो आप नोट कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। एंड इवन केस स्टडीज़ आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मेनी केस स्टडीज़ जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है। अगर आपको फिर भी केस स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम लगती है, आपको लगता है कि हम कुछ और मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स या केस स्टडीज़ एंड यू नॉट फाइंडिंग अनकॉमन एग्जाम्पल्स, तो आप क्या कीजिए कि डिकोड एथिक्स करके एक बुक है बाय मुदित जैन सर, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। दैट इज़ क्वाइट अ गुड बुक। मैं आई डिस्कवर्ड इट क्वाइट लेट, तो मैं उसका उतना बेनिफिट नहीं ले पाई थी। बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एंड अब अगर आप एथिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग योर ओन नोट्स, ऑल्सो रेफर टू दैट बुक। इट विल गिव यू इंसाइटफुल एग्जाम्पल्स एंड फ्लो चार्ट्स जो आप डेवलप कर सकते हैं। आप कुछ फ्लो चार्ट्स उसमें से देखेंगे, यू विल फॉलो देम एंड एट द सेम टाइम आप खुद भी फिर दूसरे कुछ फ्लो चार्ट्स अपने दिमाग से लगा के फिर उसको बना लेंगे अपने नोट्स में। सो आई थिंक बुक लिस्ट वाला जो पार्ट है वो मैंने आंसर कर दिया है। सचिन जी ने क्वेश्चन पूछा है, फॉर मेंस हाउ टू स्टडी माइनर टॉपिक्स लाइक सोसाइटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। उन सब टॉपिक्स की आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की। तैयारी तो करनी है, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सोसाइटी के लिए क्या कीजिए, आप करंट अफेयर्स कीजिए। मैं मानती हूँ कि अगर आपने बेसिक सिलेबस से कोई भी एक बुक या 2-3 बुक से रेफ़र करके अपने बेसिक नोट्स बनाए हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, इंडिया में कैसी हुई है, बाहर कैसी हुई है, वो सिलेबस से आप कवर कर सकते हैं। एंड अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको करंट अफेयर्स से उसको अपडेट करना है, क्योंकि मेनली सोसाइटी में इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेइंग कि विमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है या ये सब बताने, ये तो पता है, बट हमको उसको सब्सटैंशिएट करना है विद सर्टेन एग्जाम्पल्स। अब वो एग्जाम्पल्स अगर करंट अफेयर्स से लिंक्ड होंगे, इट विल बी बेटर। तो आपको करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं। अब अपार्ट फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डन, ठीक है, जीएस के लिए आपने जो भी सिलेबस कवर किया है उसको छोड़ के आप अपडेट कीजिए अपने आप को विद करंट अफेयर्स एंड मेक शॉर्ट नोट्स इन दोज नोट्स इटसेल्फ। बेसिक नोट्स में आप उसको इंक्लूड कर लीजिए, दैट विल हेल्प यू। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मानिए आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए कोई हेफ्टी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग बहुत कुछ ट्राई करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी इज़ नॉट समथिंग जिसमें हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर फ्लड आया है तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए आंसर राइटिंग पहले कीजिए। एंड दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, देयर सर्टेन पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन हर साल आता है, कोई एक साल ऐसा नहीं है जिसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। वो साइबर सिक्योरिटी में से देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन ओपन अप, तो दैट विल बी डिफरेंट कि साइबर सिक्योरिटी का ए आया है, दूसरे साल बी आएगा या फिर सी आया है, डी आया है। तो उस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि हाउ मेनी टॉपिक्स कैन यू प्रिपेयर फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, ताकि आपकी पॉसिबिलिटी अच्छी हो जाए एग्जाम में कि ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। बट आपको कवर इस तरीके से करना है दैट यू हैव टू गो बाय द ट्रेंड ऑफ व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, एंड उससे ये दोनों टॉपिक्स जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट का जैसे मैं मानती हूँ एक क्वेश्चन इस साल आया था
विच वॉज रिलेटेड टू फ्लड्स इन पाकिस्तान, जो काफ़ी करंट था. तो दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट प्रिडिक्टेबल. इनफैक्ट मेंस में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर काफ़ी प्रिडिक्टेबल होते हैं. तो ये जो टॉपिक्स है जो स्पेसिफिकली मेंस के पर्सपेक्टिव से है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी वाला जो पार्ट है, इनकी आप टेंशन मत लीजिए. जस्ट गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड द ट्रेंड, कवर द बेसिक सिलेबस जो आपके इसमें दिया हुआ है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए एंड अपडेटेड विद करंट अफेयर्स. दैट इज ऑल यू नीड फॉर टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर मेंस. ठीक है. Okay. Ma'am, how to revise subject when you read it for the second time? Okay, I have उससे पहले मुझे एक क्वेश्चन आया है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था एंड आपकी रैंक क्या है. ओके, आई विल डिस्कस दिस अगेन, क्योंकि इंट्रोडक्शन के टाइम पे काफ़ी लोग नहीं थे. तो आई एम शिप्रा चौधरी अगेन, एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट. ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और मेरा जो रैंक है वो 544 है, ऑल इंडिया रैंक 544. फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स. मेरा पहली बार में 0.7 मार्क्स से 0.70 मार्क्स से रह गया था. एंड सेकेंड अटेम्प्ट में इट वाज बाय 2.07 मार्क्स. तो दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट जिसमें मैंने तीनों स्टेजेस क्लियर किए हैं एंड आई हैव गॉटन 544 रैंक. आई रीड सम क्वेश्चंस, मैं उनको डिस्कस करती हूँ. प्रीलिम्स स्मार्ट स्ट्रैटेजी बता दो. तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि मैंने ये थोड़ा देर पहले डिस्कस किया है, बट आप एक जनरल स्ट्रैटेजी बनाइए. जब आप जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर, उस टाइम पे आप अपनी एनसीईआरटीज, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए. गिव टेस्ट एज दे आर. ठीक है, एवरी वीक यू कैन गिव 1 टेस्ट. अगर आप जून में प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो नवंबर के बाद से आप हर हफ्ते 1 टेस्ट अपना दे सकते हैं एंड दैट विल गिव यू अ गुड होल्ड ओवर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस. लेकिन जो मेन पीरियड है प्रीलिम्स के लिए वो है 2 to 3 months बिफोर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम. वो 2 से 3 महीने जो है, मैं मानती हूँ 3 महीने की प्रिपरेशन ज़रूरी होती है. तो उन 3 महीनों में आपको क्या करना है, आपको रोज़ एक टेस्ट देना है. और अगर रोज़ नहीं हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है, तो देर इज़ नो नीड टू गिव इट एवरी डे. गिव इट सम टाइम. आप अपना जो बेसिक्स है उसको कवर कीजिए. आप जो आपका बेसिक्स है आप उसको कवर करने की कोशिश कीजिए एंड देन मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस. बट मैं मानती हूँ अगर आप 3 महीने हैं और अगर आप रोज़ टेस्ट दे रहे हैं तो वैसे 90 टेस्ट आप दे सकते हैं. और अगर आप कुछ टेस्ट छोड़ देते हैं टू रिवाइज व्हाट हैज़ बीन लैकिंग, या आपको लग रहा है कि कुछ प्रिपरेशन आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो भी लगभग आप 20 हटा दीजिए तो 70 टेस्ट आप दे सकते हैं बिफोर प्रीलिम्स एंड दैट इज़ गुड इनफ. दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, स्पेशली गिवन कि प्रीलिम्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है. The more questions you solve and the explanations that you read, it is not just about solving questions and then leaving them, but explanations read करना है, उसको revise करना है, ये समझना है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, क्यों हो रही है. तो अगर आप वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं मानती हूँ आपने यू हैव अटेम्प्टेड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ताकि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाए. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं जो मैंने इस अटेम्प्ट में की थी, विच आई डिड नॉट फॉलो इन माई प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स, इज़ दैट आप एक रजिस्टर बनाइए एंड आप उसमें लिखिए कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते थे और वो सही हो गए हैं. सो जब आप सॉल्व करते हैं, सम 40 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको पहले से पता होता है दैट दिस इज़ राइट. ठीक है, तो आप उन क्वेश्चंस के लिए लिखिए कि ये मुझे पता था कि ये मुझे आता है और ये सही भी हुआ है. उनका एक कॉलम है, उनको काउंट कीजिए. जो मुझे पता था आता है बट रॉन्ग हुआ है, ऐसे भी कुछ एक आध क्वेश्चंस होंगे. उन 40 क्वेश्चंस में से देयर विल बी 1 to 2 क्वेश्चंस, 2 to 5 क्वेश्चंस जो ऐसे हो जाएंगे, तो उनको आपको मार्क करना है. फिर जो आपने गेस वर्क किया है, तो गेस वर्क में भी यू हैव टू सी वेदर इट वाज ऑन इंट्यूशन और वेदर इट वाज एन इंटेलिजेंट गेस, और आपका सही हुआ है गलत हुआ है. तो इस तरीके से यू हैव टू डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स. जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से सही हुआ है, ये क्वेश्चन इस तरीके से गलत हुआ है, एंड यू हैव टू एनालाइज इट बाय योरसेल्फ कि किस तरीके से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है,
रंगलाल जी ने पूछा है रिसोर्सेज मिनिमम रखें या रिसोर्सेज बढ़ाएं। मैं तो यही कहूँगी कि रिसोर्सेज कम ही रखिए। यू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, आप उसको बार बार रिवाइज कीजिए, बट रिसोर्सेज मिनिमम रखिए। कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स के लिए रिसोर्सेज बढ़ाना आपको फ़ायदेमंद होगा एंड यू हैव टाइम एज वेल, तो आप वो कर सकते हैं, बट ओवरऑल पूरी स्ट्रैटेजी में आपको आपके रिसोर्सेज मिनिमम रखने हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज रखने हैं बट मिनिमम रखने हैं, एंड यू हैव टू रिवाइज देम मैनी टाइम्स। ओके, सुजीत कुमार जी ने पूछा है टेस्ट पेपर किसका लेना चाहिए। तो अगर आप प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि सबके लिए अलग अलग होता है कि उनको कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प किया है टेस्ट पेपर्स, बट आई विल डिस्कस माइन। जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है वो मैं बताऊंगी। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि विजन का काफ़ी अच्छा है मटेरियल, एंड इनसाइट्स के भी आप कुछ सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोग फोरम का भी कहते हैं, यू कैन गिव 1 to 2 टेस्ट एंड सी दैट, अगर आपको वो हेल्प करता है। मेंस के लिए मैंने विजन का ही टेस्ट सीरीज़ लगाया था, और एंथ्रो के लिए आई हैड जॉइंड विजेता IAS अकेडमी, उनका टेस्ट सीरीज़ लगाया था, तो मेरे लिए ये हेल्प किया है। मैम इफ़ आई टेक कोचिंग तो मैं नोट्स कैसे बनाऊंगा, आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड, प्लीज़ बताइए। ओके, सो अगर आप कोचिंग कर रहे हैं और आपका बेसिक रीडिंग अगर नहीं हुआ है NCERTs का या स्टैंडर्ड बुक्स का, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सब कुछ समझिए। जो टीचिंग जो भी सर या मैम बता रहे हैं आप उनको अच्छे से समझिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के पहले नोट्स बनाएं, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर जब आप घर पे जाके रिवाइज कर रहे हैं तब आप उन चीज़ों के नोट्स बना सकते हैं। वंस यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल, देन यू कैन मेक नोट्स ऑफ इट। और नोट्स की बात ऐसी है कि कोचिंग में नाउ नथिंग इज सीक्रेटिव, नथिंग इज डिस्क्रीट, ठीक है। इन द पास्ट 2 to 3 years ऐसा हुआ है कि एवरीथिंग इज बीइंग मेड अवेलेबल। तो अगर आप तभी के तभी नोट्स नहीं भी बना रहे हैं बट आप टॉपिक को समझ रहे हैं, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अगर आप पहले से NCERTs वगैरह पढ़ के जा रहे हैं, देन इट इज़ हेल्पफुल कि आपको बार बार ज़्यादा यू विल नॉट हैव टू लुक इनटू इट, तो दैट वुड हेल्प। How did you made notes of main syllabus, and how and when did you do answer writing for the mains, and any hack you want to give about it? Okay, so there are 3 parts of this question. I'll discuss them. How did you made notes of main syllabus? वो इस तरीके से था सर कि I looked on to the main syllabus पूरा GS पेपर 1, 2, 3 and 4, एंड उसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, जैसे पेपर 1 में हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गए, तो ये सारे चीज़ों का मैंने एग्जॉस्टिव एक लिस्ट बनाई कि क्या क्या हर एक की टर्म को लिखा है, और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको देखा है कि क्या क्या आया है। देन आई हैव गूगल्ड अ लॉट ऑफ स्टफ, इंटरनेट से काफ़ी कुछ चीज़ें देखी हैं। कुछ चीज़ें जो मेरे पहले से नोट्स मैंने बना रखे थे अपनी NCERTs के अदरवाइज, तो उनको फॉलो करके मैंने सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए हैं। व्हेन डिड यू डू आंसर राइटिंग? आंसर राइटिंग मैंने किया था, मैं पहले से आंसर राइटिंग की काफ़ी प्रैक्टिस कर रही थी। व्हेन आई स्टार्टेड आउट, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ, मैंने मेंस की भी तैयारी की थी। रफली मैं कह सकती हूँ कि मेरे प्रिपरेशन स्टार्ट करने के कुछ 6 to 7 मंथ्स के बाद में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। तो इस तरीके से है, बट बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिस होती है आंसर राइटिंग की, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू डू इट इन जनरल वे, जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो तब मैं रोज़ कुछ 5 क्वेश्चंस या इस तरीके से सॉल्व करती थी। आई यूज्ड टू टेक 1 hour, 1.5 hour, एंड पीयर रिव्यू से आई यूज्ड टू चेक देम आउट। तो इस तरीके से होता था, बट जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ और जब टेस्ट देने थे तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट ही दिए हैं, एंड आई ट्राई टू बी इन द प्रिस्क्राइब टाइम, जो 3 hours का टाइम है उसमें कवर करने की कोशिश की है। तो एकदम विगरसली आंसर राइटिंग मैंने प्रीलिम्स की बात की है, बट इट वॉज नॉट लाइक आई हैव नेवर टच्ड आंसर राइटिंग ऑल्सो। ओके, मुझे क्वेश्चन आया है, मैम सम टॉपर्स से दैट 1 page नोट्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक, बट कोचिंग के सर जो लिखवाते हैं। ओके,
तो मैं ये कहूँगी भेरू सिंह जी कि आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं ऐसा होगा कि आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा। जब आप पहली, दूसरी या तीसरी बार जब आप रीडिंग कर रहे हैं, इट इज़ ओनली फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, विच इज़ वेरी नेचुरल, इट हैपन्स फॉर एवरीबडी। तो आप क्या कीजिए कि आप उसको बार बार रीड कीजिए। व्हेन यू रीड समथिंग रिपीटेडली, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बेसिक नॉलेज में आ जाती हैं, एंड देर इज़ ओनली सम टॉपिक्स या कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो आपको एडिशनल लगेगा या कंटेंट है, उसके नोट्स बनाने की ज़रूरत लगेगी। कोचिंग में ऑब्वियसली मटेरियल्स इसके वजह से ज़्यादा है क्योंकि दे कवर इट फ्रॉम स्क्रैच और फिर वो एडवांस तक लेके जाते हैं। जो भी पेरिफेरी, जो भी आपका सर्कमफ्रेंस है, जिस डायरेक्शन में सिलेबस जा सकता है, क्वेश्चंस जा सकते हैं, वो सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बट वो उसमें कवर्ड होता है। तो आप काफ़ी सिलेक्टिव रीडिंग कीजिए अकॉर्डिंग टू, मैं बार बार वही कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, तो यू विल गेट अ फेयर आइडिया। एंड इफ़ यू रीड इट मल्टीपल टाइम्स, अगर आपने लक्ष्मीकांत को 3 बार पढ़ा है तो यू विल फील दैट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर आप बार बार रीडिंग अगर उसका देते हैं तो 15th टाइम या 16th टाइम यू विल फाइंड दैट बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत लग रही है। सो आई थिंक आई होप कि मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया है। सुजीत कुमार जी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे? इट इज़ वेरी इजी सर। आप क्या कीजिए कि कोई भी आप एक पब्लिकेशन के, अभी तो बहुत सारे पब्लिकेशन के ऐसे बुक्स आ जाते हैं, आप उनको ले सकते हैं, उसमें आंसर की भी साथ में दिया होगा। बट द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, अगर आपको आंसर्स नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो आप यूपीएससी के साइट पे जाके उनका क्वेश्चंस देख सकते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, यू कैन फाइंड देम आउट। पब्लिकेशन का लेंगे तो फिर ये होगा कि आप क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर की भी आएगी। जस्ट वेरीफाई दैट इट इज़ अ गुड पब्लिकेशन, क्योंकि कई बार प्रीलिम्स के लिए स्पेशली क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस है या जो आंसर की है वो गलत भी होती है, तो आप वो ज़रूर वेरीफाई कीजिएगा जिसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी हो, बहुत सारे लोगों ने उसको रीड किया हो, वो काफ़ी वैसा आप देख सकते हैं। क्रिकेट highlights, please give your strategy 350 and my attempts is in 2025। ओके, एंथ्रो के लिए मुझे लगता है अगर मैंने कुछ अलग किया है अपने पूरे यूपीएससी के जर्नी में, तो मुझे लगता है कि मैंने एंथ्रो में किया है। आई हैव स्कोर्ड 307 मार्क्स इन माय एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। पेपर 1 में इट वाज 164 और पेपर 2 में आप लगा लीजिए जितना होगा 143 आई गेस, तो उतना मेरे मार्क्स रहे हैं, टोटल 307 मार्क्स थे। अब मैंने क्या अलग किया था, मुझे लगता है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज नॉट मच अवेयर अबाउट कि ये ऑप्शनल होता क्या है और इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। मैं एक से दूसरे कोचिंग्स में काफ़ी ज़्यादा भटकी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से इसको पढ़ प्रोसेस है, तो आपको कैसे उसको कंसाइज बनाना है वो क्लैरिटी नहीं थी। तो आफ्टर आई सैट डाउन फॉर सम टाइम आई रियलाइज्ड ओवर टाइम ग्रेजुअली कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ अबाउट कि आप पहले कंसेप्ट को समझें, जो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी इज़ थोड़ा साइंसेस एंड थोड़ा ह्यूमैनिटीज़। अब साइंसेस वाला पार्ट मेरे लिए थोड़ा इजी इसके लिए था, एज ए सेड, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी में रहा है, तो वो थोड़ा क्लियर था, और ह्यूमैनिटीज़ इज़ ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार आपको आ जाती है, देन यू डू अ गुड रीडिंग ऑफ बुक्स, ठीक है, ऑफ डाइवर्स बुक्स, जिसमें आप बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में विवेक भस्मी सर की, डॉक्टर विवेक भस्मी सर की एक बुक है, आप उसको रीड कीजिए, और अक्षत जैन सर की एक बुक है, आफ्टर यू हैव डन योर बेसिक बुक्स, कि कुछ लोग ब्रेन ट्री का मटेरियल लेते हैं, कोई दूसरा मटेरियल लेते हैं, तो आपने कोई भी एक सोर्स लीजिए जिससे आप सब कुछ समझ लें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ जाए। उसके बाद में आप ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाले जो बुक्स हैं, विवेक भस्मी सर की हो गई, अक्षत जैन सर की हो गई, उनको आप देखिए और आप खुद के एक क्वेश्चन बैंक बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में आप क्या बनाएंगे, सिलेबस से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं, उसके रेडीमेड भी क्वेश्चन बुक आती है, मुझे पब्लिकेशन का नाम अभी याद नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे
पब्लिकेशंस की कुछ बुक्स आएंगे जिसमें एंथ्रोपोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके होगा, फ्रॉम 1990 या फिर 2000 से उनके क्वेश्चन सारे लिखे हुए होते हैं, हर एक टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो भी लिखे हुए होंगे। तो यू कैन डायरेक्टली ऐड टू इट और यू कैन जस्ट कीप इट द सेम। और आप उसमें क्या कीजिए, फिर आप अपना आंसर्स आप कैसे देखेंगे, 2-3 सोर्सेज में से आपको एंथ्रोपोलॉजी में उसको कंसाइज बनाना है, यू हैव टू मेक इट वन। ठीक है, तो मैंने जो काम किया था, मुझे लगा था मैंने 1-2 चैप्टर्स के लिए या 1-2 टॉपिक्स के लिए आई यूज टू राइट देम डाउन, और मुझे लगता था उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है जस्ट इन मेकिंग नोट्स। जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एक बुक से दूसरे बुक से और आप अपने आंसर्स लिख रहे हैं, तो आई विल कम टू द क्वेश्चन कॉस्मिक। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि सिर्फ कॉपी पेस्ट करने में काफ़ी टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे अब मैंने जो किया था वो ये था कि मैंने गूगल डॉक शीट बनाई थी और उस पर एक कोई दूसरा एक ऐप मैंने इंस्टॉल किया था विच इज़ स्कैनर। तो वो स्कैनर जो है वो टेक्स्ट को इनटू वर्ड्स ट्रांसलेट करता है, टेक्स्ट इनटू वर्ड्स। तो आप कैम स्कैनर जैसा है, अगर आप उसका फोटो ले लें वो वर्ड्स में ट्रांसलेट करेगा, आप डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए अपने गूगल के डॉक्यूमेंट्स में। इस तरीके से 2-3 सोर्सेज से आप कोई एक कंसाइज अपना क्वेश्चन बैंक के साथ में आंसर्स का एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी मेरा बुक्स में शायद ही 1 या 2 टॉपिक रहा होगा, बाकी सारे जो भी मैंने एंथ्रो के टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं वो सब गूगल डॉक्यूमेंट्स में है। तो आई थिंक दैट दिस हैज़ हेल्प मी ट्रिमेंडसली कि मैं कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सकूं, ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ सकूं, एंड देर इज़ नो नीड टू राइट डाउन जब आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प मी इन दिस वे, और मुझे लगता है कि अगर मैंने कुछ अलग किया है इस यूपीएससी की जर्नी में तो मैंने यही किया है, एंथ्रो के प्रेपरेशन के लिए किया है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट कि ये आपको ये जो स्ट्रैटेजी है आपको दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगी या नहीं, बट एंथ्रोपोलॉजी के लिए आई थिंक इट विल हेल्प, क्योंकि sorry, anthro is more about collecting from different sources and making one exhaustive note या answer, तो I think that can help. Please tell how to prepare UPSC with IT job. तो मैं मानती हूँ कि 90% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो विदाउट जॉब इसके लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जॉब के साथ में इसको प्रिपेयर करते हैं, इट बिकम्स क्वाइट हेक्टिक कि कैसे मैनेज किया जाए। तो हालांकि मैं जॉब में नहीं थी तो मैं बहुत ही एक जनरल आइडिया दे सकती हूँ, आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड टू आंसर दिस, बट आई कैन गिव अ जनरल आइडिया ऑफ हाउ इट कुड हेल्प यू। वो ये है कि यू कैन मैक्सिमाइज योर टाइम। जैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं आपके जॉब के लिए, तो इफ़ यू हैव करंट अफेयर्स का कुछ एक वीडियो है आपके पास में, कोई एक इंस्टीट्यूट को आप फॉलो करते हैं, तो आप वो करंट अफेयर्स उसमें कर सकते हैं, न्यूज़पेपर अपने ट्रैवलिंग टाइम में, या फिर करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं वो आप ट्रैवलिंग टाइम में कर सकते हैं। एंड यू कैन ट्राई कि अगर जब आप वापस आ रहे हैं तब आप रिविजन कर लें उस चीज़ का, एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर टाइम ऑन सैटरडेज एंड संडेज। ठीक है, सैटरडेज एंड संडेज वीकेंड्स पे आप अपना टाइम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यू कैन गो टू द लेंथ ऑफ 15 to 16 आवर्स। तो आई थिंक इस तरीके से आप कुछ माइन्यूट स्टेप बाय स्टेप एफर्ट ले सकते हैं जिससे आप इसकी प्रिपरेशन साइड बाय साइड कर सकें। सुजीत कुमार जी ने पूछा है हाउ टू राइट अ गुड आंसर। तो गुड आंसर के लिए मैं एक जनरल फॉर्मेट जो बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। इट इज़ दिस दैट आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है पहले तो आप उसको 2 से 3 बार रीड कीजिए, ऑफ नोइंग व्हाट दे आर आस्किंग और व्हाट इज इट दैट दे आर लुकिंग फॉर इन द आंसर। ठीक है, आप उसको अंडरलाइन कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट भी होते हैं, तो यू मस्ट फाइंड आउट कि कितने पार्ट्स हैं उस क्वेश्चन के और आपको क्या बोला गया। देयर इज ऑलवेज अ की वर्ड दैट इज अटैच टू द क्वेश्चन, चाहे वो इवेल्युएट हो, डिस्कस हो, ठीक है, एनालाइज हो, तो उन की वर्ड्स का जो डिफरेंस है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एंड स्टार्ट इस तरीके से कि इंट्रोडक्शन में आप लिख रहे हैं कुछ 2 से 3 लाइन का आप इंट्रोडक्शन दीजिए। उसमें आप कोई एक स्टैटिस्टिक दे सकते हैं या जो आपसे पूछा गया है उसके बारे में कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो आपको पूछा गया है उसका आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में कोई रेडीमेड स्टैटिस्टिक नहीं है, ठीक है, तो आप डेफिनेशन, उसकी सिंपल डेफिनेशन लिख दीजिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द बॉडी पार्ट में आप क्या कीजिए, जो भी 2 से 3 पार्ट्स आपको पूछे गए हैं
उनको आप एड्रेस करने की कोशिश कीजिए बाय गिविंग अ हाईलाइट। ठीक है, मैं ये करती थी कि मैं एक सब टॉपिक का हाईलाइट बॉक्स में डाल के एंड देन आई यूज टू आंसर इट पॉइंट वाइज। ठीक है, कुछ लोग पैराग्राफ वाइज भी लिखते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। हालांकि बिकॉज मेरा साइंसेस का बैकग्राउंड है, तो मुझे हमेशा पॉइंट वाइज लिखने की आदत रही है, और पॉइंट वाइज लिखने से अच्छी चीज़ ये भी होती है कि इट इज़ ऑलवेज वेरी कंसाइज। ठीक है, एंड द एग्जामिनर विल नॉट हैव टू फाइंड योर आंसर समवेयर। ठीक है, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू टू राइट बिकॉज यू हैव टू राइट मिनिमल वर्ड्स, आपका टाइम बचता है, और स्पेस भी इट लुक्स गुड, इट लुक्स प्रेजेंटेबल। तो बॉडी में आप वो जो भी 2 से 3 पार्ट्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कीजिए। और लास्ट में कंक्लूजन है, कंक्लूजन शुड बी इम्पैक्टफुल। मैं मानती हूँ, क्योंकि जब कोई चेक करता है पेपर, तो वो कंक्लूजन रीड करने के बाद ही आपको मार्क्स देते हैं। तो कंक्लूजन अगर आपका इम्पैक्टफुल है तो दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस ऑन आपका कैसे स्कोरिंग हो रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ठीक है, प्लीज़ गिव योर टेलीग्राम चैनल लिंक फॉर एंथ्रो नोट्स। मैंने अभी कोई टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक वन, तो वेयर आई कैन शेयर माई गूगल डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने जैसे कहा था एंथ्रो के लिए, तो आई विल शेयर इट देयर। ओके, भेरू सिंह जी ने पूछा है मैम क्या सही होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग? प्लीज़ सही आंसर दीजिएगा। बट मेनी स्टूडेंट्स से दैट ऑफलाइन इज़ बेस्ट, बट मेनी टॉपर्स से दैट ऑनलाइन इज़ बेस्ट। प्लीज़ गाइड करिए। आई थिंक अकॉर्डिंग टू वंस कन्वीनियंस, अगर आप कोचिंग ले रहे हैं, अगर आप दूर हैं अपने जगह से और कोचिंग कहीं दूर है, तो आपको समय बचाने के लिए ऑनलाइन लेना पड़ेगा। इट इज़ ऑल अबाउट कि आप कितना सीरियसली उस लेक्चर को सुन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ऑफलाइन हो या वो ऑनलाइन हो। प्लीज़ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। तो मैटर ये करता है कि आप कितने सीरियस हैं जब आप उस लेक्चर को सुन रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड में भी जा रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू लिसन टू एज मच एज व्हाट द प्रेजेंटर इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू, तो ऑफलाइन मोड का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ऐसे ही ऑनलाइन में अगर आप काफ़ी अटेंटिव हैं, अगर आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन में भी देर आर मीडियम, देर आर मोड्स अवेलेबल जिससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने टीचर से, अपने सर से। तो मैं मानती हूँ कि दोनों काफ़ी अच्छे मोड हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू वंस कन्वीनियंस, जो आपको सही लगे आप उससे आगे जा सकते हैं। ओके, इज 4 to 5 hours रेगुलरली इनफ टू क्रैक यूपीएससी इन 2025 अटेम्प्ट? 2025 अटेम्प्ट अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है इनिशियल स्टेज में 4 to 5 hours टू स्टार्ट विथ इज़ गुड। ठीक है, इट इज़ क्वाइट गुड कि आप उस पर बिल्डअप कर सकते हैं। एंड रेगुलरली आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 8 घंटे पढ़ें। आई थिंक रेगुलरली अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं देन इट इज़ मोर देन इनफ। 8 hours of qualitative study is good enough, and to start with 4 to 5 hours is a good enough time. आगे जब आप प्रीलिम्स या मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो वो आवर्स वेरी हो जाएंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। इट इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल हैव टू फोर्स अपॉन। प्रीलिम्स के लिए आप 10 से 12 घंटे रख सकते हैं जब प्रीलिम्स से 3 महीने दूर है, और मेंस के लिए अपने आप मुझे लगता है 15 से 16 घंटे पढ़ाई हो जाएगी। तो डू नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स, इट विल फॉल वेरी ऑर्गेनिकली इनटू प्लेस। नंबर ऑफ आवर्स का टेंशन कभी नहीं रहेगा आपको, वो अपने आप हो जाएगा। विनीता जी ने बुक लिस्ट पूछा है। मैंने विनीता जी मैंने बुक लिस्ट डिस्कस किया है। आप जब ये रीड करेंगे या वापस से इस वीडियो को देखेंगे, मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ली थी, एंड अपने कोचिंग आपके कॉलेज के टाइम पे ली थी क्या? वैसे सिंह जी नहीं, मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे कोचिंग नहीं ली थी। इट वाज माय ग्रेजुएशन।
एंड मैंने ऑफलाइन कोचिंग दी थी, लाइक आई सेड मैंने बाजीराम में ज्वाइन किया था फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड देन फिर जब लॉकडाउन लग गया था तो मेरी कुछ मंथ्स की कोचिंग रह गई थी, एंड आई कम बैक एंड आई डिड सेल्फ स्टडी. मैम कैन बी प्रिपेयर वाइल स्टेइंग इन मुंबई एंड डिड. मैं मुंबई से ही हूँ, मैंने प्रिपरेशन मुंबई में रह के की है मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर आप कहें कोचिंग की बात है तो जैसे मैंने कहा मैं कुछ महीनों के लिए दिल्ली गई थी, बट मेरा जो मेन पार्ट है प्रिपरेशन का वो मैंने पूरा मुंबई में ही किया है. वो चाहे मेरा मेंस का टेस्ट सीरीज़ हो, जैसे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी मैंने मुंबई से ही लगाई थी, ऑनलाइन मोड में लगाई थी. और फिर जब मैं मेंस का प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज़ दिए थे, और मैंने वहाँ पे मैं पोस्ट कर देती थी. आई यूज़ टू पोस्ट माय आंसर्स एंड वो आंसर्स आ जाते थे. आई यूज़ टू गेट अ गुड रीडिंग ऑफ कि क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो मैंने अपने घर से प्रिपरेशन की है. फॉर मोस्ट ऑफ माई टाइम आई हैव रिमेन्ड इन मुंबई एंड हैव प्रिपेयर्ड, सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. प्रिया कुमारी जी ने पूछा है क्या सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए. क्या सारे सब्जेक्ट के नोट्स बनाने चाहिए? मुझे नहीं लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है, बट जैसे अगर कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आप काफ़ी अच्छे एक्सपर्टीज़ है आपकी उन सब्जेक्ट्स पे, तो फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे बट वो सब्जेक्ट्स बहुत ही कम होंगे, क्योंकि जो ब्रेथ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द सिलेबस, इट कवर्स मेनी टॉपिक्स, इट कवर्स मेनी सब्जेक्ट्स. तो कुछ ऐसे हो सकता है कि एक सब्जेक्ट आपका हो जिसमें आपका काफ़ी अच्छा एक्सपर्टीज़ है, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बट मोस्ट ऑफ ऑल आपको ज़रूरत पड़ेगी. जैसे मेरा एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड रहा था, एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी में, तो मैंने एनवायरनमेंट के नोट्स नहीं बनाए थे. मुझे जो भी ऑनलाइन मटेरियल मिलता था उसमें ही मैंने हाईलाइट किया है. बट फॉर मोस्ट ऑफ फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स मैंने नोट्स ही बनाए हैं. कैन आई स्कोर 400 इन एंथ्रो, प्लीज टेल. नेवर से नेवर. तो हो सकता है कि 400 आप स्कोर कर ले. हालांकि मैं जितना मुझे पता है वो ये है कि बाकी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को मिला के भी हाईएस्ट स्कोर वॉज 360 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मैथमेटिक्स में किसी को आया था, but you can try for 300 plus. That is quite a good score. हरविंदर सर का कुछ क्वेश्चन है रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम. मैम, आई एम 27 year old. Can I start UPSC preparation? I consume 4 to 5 years in state jobs, but I am not successful. I graduated in 2018. After that, I'm in trap of government exams. Please suggest me. I get backup for UPSC. मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि आपके पास में काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन से. आई थिंक लोग एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में भी उस एग्ज़ाम को निकालते हैं एट द एज ऑफ 27-28. सो डू नॉट लेट योर एज बी अ लिमिटिंग फैक्टर. इन फैक्ट इट एड्स टू योर एक्सपीरियंस. तो आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि आपके पास में ऑन फील्ड एक्सपीरियंस भी है. यू ऑलरेडी नो थिंग्स दैट आर अराउंड यू. बहुत लोग, जैसे मैं ही हूँ, ग्रेजुएट करके हमने उस प्रिपरेशन की स्टार्ट की, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी, एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन हमें पता चली. सो इट कुड टेक सम मोर टाइम फॉर अस, बट फॉर यू, बिकॉज यू हैव हैड सच अ गुड एक्सपीरियंस, आई थिंक आपको बिल्कुल स्टार्ट करना चाहिए. एंड आपके पास में बैकअप भी है, तो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. हरविंदर जी, टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करनी चाहिए? प्रिया कुमारी, येस, टेस्ट सीरीज़ आप प्रीलिम्स के लिए ऐसे कीजिए कि आप 3 महीने पहले ज्वाइन कर लीजिए कोई भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट की. और कुछ 30 टेस्ट होते हैं, तो आप 30 टेस्ट उनके दीजिए. आप 2 से 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं. बहुत सारा मटेरियल और वैसे भी मिल जाता है, इवन इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन. सो आप दे सकते हैं. 3 महीने पहले आप दीजिए. अगर आपका पहले प्रीलिम्स निकला हुआ है एंड यू आर गिविंग इट ताकि आपको मेंस में इम्प्रूवमेंट करनी है या मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप 2 महीने पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं. बट अदरवाइज प्रीलिम्स में बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए. यू कैन स्टार्ट 3 months बिफोर. येस, कनिष्क कटारिया जी को मिला था 361 मार्क्स इन मैथ्स. थैंक यू हरविंदर जी. सो आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. मैं एक बार फिर से ऊपर देख रही हूँ.
किसी का कमेंट करूँगी। अगर आपके पास में और भी क्वेश्चंस हों तो आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर देम। हाउ वाज माय इंटरव्यू? हाँ, इंटरव्यू के बारे में मैंने उतनी बात नहीं की है। इंटरव्यू के लिए मैं ये कहूँगी कि प्रीलिम्स और मेंस की काफ़ी बात हो गई, इंटरव्यू की उतनी नहीं हो पाई है। तो इंटरव्यू के लिए आपको अगेन बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस आपने क्रैक किया है, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो उतना अच्छा है कि आप यू जस्ट हैव टू ब्रश अप ऑन योर पर्सनैलिटी, कि कैसे आपको कपड़े पहनने हैं, कैसे आपको बैठना है, किस तरीके से बात करना है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम योर वे। ठीक है, बाकी आपके जो बेसिक्स हैं उस पर आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर हुआ है। तो इंटरव्यू के लिए आपको पहली बात तो रिलैक्स्ड रहना है, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, एंड आप कुछ मॉक टेस्ट दे सकते हैं। किसी ने मुझसे कहा था, किसी ने मुझसे पूछा था कि कोई कौन सी ऐसी आपको लग रही है गलती हो गई है जो आप सुधारना चाहेंगी अगर आपको दूसरा अटेम्प्ट मिला तो वो इंटरव्यू स्टेज से रिलेटेड होगी। कि मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, बट मुझे लगता है अगर आप 4 से 5 अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं, इंटरव्यूज़ उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के विच आर नॉट फॉर पब्लिसिटी, ठीक है, जो एक्चुअल में आपको गाइड कर सके, तो आप उनके ही मॉक इंटरव्यूज़ दीजिए। डू नॉट रन आफ्टर ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरे पास उतनी गाइडेंस नहीं थी ऑफ हाउ टू गो अबाउट इट। एंड इवन ऑनलाइन हम देखते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, टॉपर्स हमें बताते हैं, बट इंटरव्यू के बारे में हमको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इंटरव्यू के लिए मेरा सजेशन तो यही होगा कि आप रिलैक्स्ड रहें, कॉन्फिडेंट रहें, आपका जो बेसिक्स है उसको रिवाइज कर लें, एंड अपने बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आपका जो डैफ है उसको प्रिपेयर कीजिए, एंड डू नॉट गिव मॉक आफ्टर मॉक। ठीक है, गिव लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स। आई थिंक दैट विल हेल्प यू बिफोर द डे। ठीक है, ओके, ऋषभ जी का क्वेश्चन है, मैम कैन वी स्टार्ट डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड बुक्स और NCERTs आर अ मस्ट रीड? आई थिंक इट डिपेंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा, अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ में ही बैकग्राउंड है, देन यू ऑलरेडी नो थिंग्स विच आर कवर्ड इन NCERT। आपने काफ़ी कुछ अपना 11th 12th एंड ग्रेजुएशन में उसको कवर किया है। बट अगर आपका साइंसेज है तो 10th के बाद कहीं ना कहीं वो थोड़ा टच छूट जाता है ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है या साइंस का बैकग्राउंड है तो अब वो टच छूट जाता है, तो फिर ज़रूरत पड़ती है कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आप वापस से NCERTs के पास में जाए, NCERTs पढ़े। ठीक है, फिर से NCERTs को पढ़े। तो इट इज़ नॉट लाइक यू मस्ट रीड देम, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी अगर आप देखें, हम जाते हैं बिहाइंड ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड बुक, एडवांस्ड बुक, बट एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं बहुत ही बेसिक बुक से, अपने NCERT से ही आते हैं, तो आप उनको कवर कीजिए। हरविंदर सर का क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट एग्जामिनेशन का, देर आर थिंग्स बियॉन्ड दिस एग्जामिनेशन ऑल्सो। आई नो इट साउंड्स वेरी इजी लाइक आई एम सेइंग इट नाउ, बट ट्रस्ट मी आई हैव बीन देयर। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये प्रिपरेशन इज टेकिंग अ टोल ऑन माई हेल्थ, वेदर इट इज़ माई फिजिकल हेल्थ और ऑन माई मेंटल हेल्थ, देन दिस एग्जामिनेशन इज नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट इन अ वे दैट यू रिमेन हेल्दी, और आप उस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? देयर वर मेनी क्वेश्चन सुजीत जी, रेंजिंग फ्रॉम करंट अफेयर्स टू इंडिया चाइना रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी कुछ मेरे बैकग्राउंड से था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से था, एनवायरमेंटल साइंसेज में और बायोलॉजी में मेरा बैकग्राउंड है, तो उससे रिलेटेड MTP एक्ट वगैरह मुझसे पूछा गया था। ठीक है, मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं। भैरू सिंह जी, थैंक यू फॉर योर विशेस। क्रिकेट हाइलाइट्स, एक और क्वेश्चन था, हाउ टू ओवरकम प्रीलिम्स लाइक दिस ईयर challenging? Okay, yeah, this year's prelims was quite challenging, I've heard it. I have not given prelims this year, but I've heard that काफ़ी challenging था, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ था। बट मेरी बात मानिए कि हर साल जब भी मैंने, क्योंकि 3 प्रीलिम्स दिए हैं, हर साल UPSC कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबल करेगा, एंड हर साल कुछ ना कुछ पैटर्न उसमें चेंज होगा ही।
2022 वाले अटेम्प्ट में मैं मानती हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे आए थे कि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, तो दैट वाज आल्सो अ पैटर्न चेंज। वो हर साल होगा, ठीक है, तो यू मस्ट नॉट वरी अबाउट इट, यू मस्ट एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ अलग होने वाला है। तो आई थिंक दैट माइंडसेट कैन हेल्प यू, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। if there are any more questions, you can put it down in the comment box. Okay, thank you very much. Thank you cricket highlights. कौन से एरिया पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए 2024 प्री के लिए, प्रिया जी ने क्वेश्चन पूछा है। आप देखिए, जैसे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे जिनको हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, बट प्रीलिम्स में उतना ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं आते। जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम देख लें तो उसमें ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस देख लीजिए कि क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं। एक जनरल ये रखिए। इसी तरीके से आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट मेडिवल, चाहे आप जितना प्रिपेयर कर ले, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस यू हैव हिस्ट्री एज योर ऑप्शनल और आपने उतना इन डिटेल्ड पढ़ाई की है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रेंड कि किन पे फोकस करना है। एनवायरनमेंट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनवायरनमेंट, मैपिंग और ज्योग्राफी से, तो आप उनको प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन, प्लीज़ गिव योर बुक लिस्ट फॉर एंथ्रो। एंथ्रो के लिए मैंने बिंदु मैम के नोट्स रेफ़र किए थे फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ बिंदु मैम के नोट्स रेफ़र किए थे और सिर्फ समझने की कोशिश की थी कि क्या होता है, चाहे वो सोसाइटी वाला पोर्शन हो, बायोलॉजी वाला पोर्शन हो। और फिर उसके बाद मैंने जब अपना बुक लिस्ट बनाया था, जब अपना क्वेश्चन बैंक बनाया था क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तब मैंने 2 बुक्स रेफ़र की थी। एक थी एंथ्रो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बाय विवेक भस्मी सर, और दूसरी थी एंथ्रोपोलॉजी सिंप्लीफाइड आई बिलीव बाय अक्षत जैन सर, ठीक है। तो ये 2 बुक्स थी जिनमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट था, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ली थी मैंने, और बिंदु मैम के नोट्स मैंने बताई। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज थे। और विजेता IAS अकेडमी का मैंने टेस्ट सीरीज लिया था मेंस के लिए, तो उनका वैल्यू एडेड मटेरियल था जिसमें कुछ केस स्टडीज थे, एग्जाम्पल्स थे, तो दैट वाज देयर। सुजीत कुमार जी ने मुझसे पूछा है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन क्रिकेट हाइलाइट्स। सुजीत कुमार जी ने पूछा है, यूट्यूब हेल्पफुल फॉर यू इन अ सर्टेन वे, आई कैन से इन अ लिमिटेड वे। इंटरनेट का तो काफ़ी यूज़ है, गूगल पे काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सटेंसिवली सर्च किया था सब कुछ। यूट्यूब के लिए मैं कह सकती हूँ कि व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक स्टडिंग, तो मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के द हिंदू एनालिसिस आते हैं, तो मैं जब वॉक पे जाती थी तब मैं उनको कवर कर लेती थी। सो इन दैट वे यूट्यूब वॉज क्वाइट हेल्पफुल, चाहे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ या इवनिंग वॉक के लिए जा रही हूँ, तो द हिंदू एनालिसिस होता है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में अगर आप वो आधे घंटे का यूजुअली होता है, हाफ एन आवर और 45 मिनट्स का, अगर आप उसको सुन लेते हैं तो दैट इज़ क्वाइट हेल्पफुल। एंड यूट्यूब पे कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए तो दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड, यूट्यूब कैन हेल्प यू इन दैट मैनर एज वेल, ठीक है। आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। भैरू सिंह जी ने पूछा है कि थैंक यू क्रिकेट हाइलाइट्स। भैरू सिंह जी ने पूछा है कि मैं ग्रेजुएशन से अगर स्टार्ट करूँ फर्स्ट ईयर से तो थर्ड ईयर तक मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा क्या? बिल्कुल। अगर आप मुझे लगता है ऑन एन एवरेज लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हुआ है, बट 90% ऐसे लोग हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि 3 इयर्स की प्रिपरेशन काफ़ी गोल्डन पीरियड होता है, जिसमें आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाता है एंड आपका रिविजन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं तो आप थर्ड ईयर तक अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। बट हावेवर आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट डू नॉट लेट इट टेक अ टोल ऑन अ ग्रेजुएशन प्रिपरेशन। ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन पे उसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ना चाहिए। योर व्यूज़ ऑन प्रतियोगिता दर्पण, आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी सच मैगजीन, ट्रस्ट मी। आई हैव ओनली रेड योजना मैगजीन, वो भी मैं ऐसे के प्रिपरेशन के लिए मैंने यूज़ किया था। प्रतियोगिता दर्पण एक काफ़ी अच्छी मैगजीन है, मैंने सुना है, उसमें काफ़ी सारे टॉपर इंटरव्यूज़ भी आते हैं।
so it might help you, but because it is not coming from first hand experience from my end, I cannot suggest it. अगर आप दूसरी मैगजीन पूछे तो योजना मैगजीन इज़ क्वाइट गुड, उसमें गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश कर रहा है, जो खुद छाप रहा है, तो उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसको कोट करेंगे, यू हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, सो दैट अगेन इज़ क्वाइट गुड फॉर बीइंग इन द सिस्टम, ठीक है। तो मैं समझती हूँ मैंने आपके क्वेश्चन सारे आंसर किए हैं, एंड आई होप आई वुड कंसिडर माई सेल्फ फॉर्चुनेट अगर आपको थोड़ा भी जो डाउट्स थे मैं उसको सॉल्व कर पाई हूँ, तो उस वजह से आई थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर टाइम। एंड अगर आपको कभी भी कुछ ऐसे डाउट्स लगते हैं तो यू कैन DM मी एज वेल, आई एम अवेलेबल। इट माइट सो हैपन दैट आई कैन रिप्लाई लेट। मेरा इंस्टा ID है जो है शिप्रा चौधरी 28, उस पर आप मुझे कभी भी DM कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।